आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कि युवा आर्थिक परिषद एवं रिसर्च एंड पॉलिसी बीजेपी ओबीसी सेल के द्वारा आयोजित की गई है, जिसका विषय है वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार। हमारे बीच में आज की संगोष्ठी में डॉक्टर संजय बरोलिया जी, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। साथ ही प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे सर पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं और आज की इस संगोष्ठी में विशेष रूप से हम सबको समय दे रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें प्रारंभ होने वाला है। एवं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं, ऐसे डॉक्टर के लक्ष्मण जी की अध्यक्षता में आज ही हम संगोष्ठी कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर पंकज चौधरी जी राष्ट्रीय प्रभारी रिसर्च एंड पॉलिसी भाजपा ओबीसी मोर्चा भी रहने वाले हैं। निश्चित रूप से आज की हमारी संगोष्ठी एक वैश्विक विषय पर आयोजित है। हम सब जैसा जानते हैं कि आज के इस दौर में हमारे भारत के सम्मुख अनेक चुनौतियां हैं। वह चुनौती शिक्षा के रूप में है, रोजगार के रूप में है, उद्योग के रूप में है और कृषि के रूप में है। एक तरफ भारत का वो समाज जो विकसित है, वो बहुत ही कम जनसंख्या में संख्या में है, जिसके पास सारी सुविधा है, आप पेपरों के माध्यम से पढ़ते होंगे। लेकिन इसी भारत में वो समाज भी है जिनके पास 2 समय का भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, तो एक पक्ष मजबूत होते जा रहा है तो दूसरा पक्ष और गरीब होते जा रहा है। तो इसका कारण हम देखते हैं कि पूरा विश्व 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। एक विकसित है जिनके पास सब कुछ है, और एक विकासशील है जो विकसित की ओर अग्रसर है, जिनके सामने बेरोजगारी है, शिक्षा की समस्या है, उद्योग की भी समस्या है। और जब वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्विक स्थिति की बात करते हैं, तो कहीं आतंकवाद भी है, कहीं सूखा भी है, कहीं जल की समस्या भी है, ऐसे अनेक समस्या है। और जो विश्व के बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो हम WTO की बात करें, वर्ल्ड मॉनिटरिंग फंड की बात करें, यूएनओ की बात करें, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज भी हम देखते हैं कि विकसित देशों के हित में ही नजर हमको आती हैं। और हम सब ने देखा कि कोविड के समय किस तरह का वातावरण हमारे सामने था। गरीब मुंबई से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक पैदल चला, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है, और आज भी वो समस्या कम नहीं हुई है। रोजगार ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम जब भारत के मनीषियों की बात करते हैं, ऋषियों की बात करें, चिंतकों की बात करते हैं, तो भारत के सम्मुख जितने भी चुनौतियां थी, समस्या थी,
उन्हें समस्या और चुनौती का समाधान उन्होंने पूर्व में ही हमको बताया है, परंतु कहीं ना कहीं हम आधुनिकता के कारण उन समस्याओं के समाधान को भूलते चले गए। और इसलिए 1990 और 92 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की बात हुई तो केवल भारत के अंदर की समस्या और समाधान की बात नहीं हो रही है, अब विश्व के विकसित देशों के द्वारा भी जो भारत के सम्मुख चुनौती और समस्या रखी जा रही है उनकी भी बात हो रही है। और ऐसे समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमको याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को सशक्त होना है, भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होना है, तो हमको उनकी चिंता करनी पड़ेगी जो गांव में है, वनों में है, पहाड़ों में है, जो शिक्षित नहीं है। और उन्होंने कहा था जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, वो सही और गलत का अंतर समझ नहीं पाएंगे। शासन योजना बनाएगी, लेकिन अगर जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे उनको योजना के बारे में ही पता नहीं चलेगा। इसलिए समाज को शिक्षित होना पड़ेगा, अपने रोजगार को बचाते हुए प्रगति करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया, महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और समाज से कहा कि आप शिक्षित होइए। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो अपना भी भला करता है, परिवार का भी करता है और समाज का भी करता है। और इसलिए वो अंधविश्वास के विरोध में, समाज को एक करने में, समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने सबके कल्याण की बात की है और वो जानते थे कि जैसे जैसे भारत विकास की ओर बढ़ेगा तो केवल भारत की नहीं, विश्व की अनेक समस्या उसके सामने आ जाएंगी। और वो समाज जो अपने पैरों पे खड़े होकर धीरे धीरे बढ़ रहा था वो और भी समस्याओं से जूझ रहा होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। और चीन के कारण जो छोटे छोटे उद्योग थे, गरीबों के उद्योग थे, वो कहीं ना कहीं छिने हैं। चाहे हम फटाका उद्योग की बात करें, चाहे हम लकड़ी के उद्योग की बात करें, जो छोटा समाज था वो जो अपने पैरों पे खड़ा था, चाहे वो लकड़ी का काम करता हो, मूची का काम करता हो, अगर आज के इस वैश्वीकरण के युग में अगर किसी को समस्या आई तो उसके सामने समस्या आई है। शिक्षा एक तरफ प्राइवेटाइजेशन के कारण देखिए तेजी से महंगी हो रही है, तो शासकीय तंत्र में भी कहीं ना कहीं कमजोरी हुई है। लेकिन इसका समाधान भी हमारे सामने है। नई एजुकेशन पॉलिसी, फ्री एजुकेशन और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक योजना बनी है। और इसलिए डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षित समाज ही समृद्ध राष्ट्र का, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी अतिथियों का, वक्ताओं का स्वागत करते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 104 बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के चिंतक, वरिष्ठ समाज से भी जुड़े, उन सबका स्वागत करते हैं। और संवाद, देश में संवाद होना चाहिए विचारों का, विचारों के संवाद से ही अमृत निकलता है और उस अमृत के माध्यम से ही विकास की गंगा बहती है। हमारे बीच डॉक्टर संजय बरोलिया सर जी हैं, चिंतक एवं विचारक। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से आप उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूं हमारे बीच में प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे जी हैं, अर्थशास्त्र के रूप में समाज की सेवा, समाज के हित में काम करते हैं। और डॉक्टर के लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा, जो पूरे देश में समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही वक्ता हमारे बीच में है। तो मैं सर्वप्रथम आज के शुभ अवसर पर, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सर से निवेदन करूंगा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार एवं महत्व को हम सबके सम्मुख रखेंगे। डॉक्टर संजय जी।
नमस्कार देवेंद्र जी, मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जी, थैंक यू। राष्ट्रीय संगोष्ठी वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार, इस विषय पर केंद्रित इस संगोष्ठी में उपस्थित विद्वज्जन प्रोफेसर अरविंद ब्राह्मे सर, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर विश्वकर्मा जी और समस्त प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं उनको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि देवेंद्र विश्वकर्मा जी ने जो थीम तय की है इस डिस्कशन के लिए, अति ही रोचक और प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर पर केंद्रित वेबिनार को नया है, बल्कि ये आवश्यकता इस बात की है, इस बात को रेखांकित करता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहेब अंबेडकर कितने अधिक प्रासंगिक हैं। जितने बार भी उनको सुना जाए, निश्चित तौर पर हमको एक जिजीविषा पैदा होती है, एक प्रेरणा पैदा होती है मनो मस्तिष्क में कि हम कुछ ऐसा कर गुजरें जिससे हमारा समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकें। और इस विषय पर केंद्रित इस सेमिनार को आयोजित कर विश्वकर्मा जी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अंबेडकर पर आए दिन वेबिनार्स होते रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वेबिनार्स तो होते हैं, लेकिन इन वेबिनार्स के माध्यम से इनके शिक्षाओं को, इनके लेसन्स को कितना हम अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इन महापुरुषों का निश्चित रूप से संवाद, इन पर परिचर्चा निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणादायी होती है, ज्ञानवर्धक होती है, रोचक होती है और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत सहायक होती है। मित्रों, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महामनीषी हैं जो निश्चित रूप से हमारे लिए अत्यंत ही प्रेरणादायी है। मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए और भारतीय समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा हस्ताक्षर है जिन्होंने हमें हमेशा एक बेहतर दिशा में, एक स्वस्थ दिशा में समाज को ले जाने के लिए जो अपना योगदान दिया, उसको आगे बढ़ाने में हमको एक पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। He is a multi-dimensional, multifaceted personality because he was a writer, he was a jurist, he was an advocate, and more than that, he was a social reformer. क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी व्यक्तित्व की, तो ये लाजिमी है कि उस व्यक्तित्व के अंदर समाज को एक दिशा देने का कुछ उसके अंदर एक ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए जिससे समाज एक नई दिशा का आकार ले सके। और अंबेडकर ऐसे ही हस्ताक्षर हैं जिन्होंने हमारी कन्वेंशनल सोसाइटी को, हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत समाज को मथने का कार्य किया, उसके खिलाफ बगावत करते हुए उसको मानव निमित्त बनाने के लिए उनका अपना महती भूमिका अदा की। डॉक्टर अंबेडकर सोशल रिफॉर्मर तो हैं ही, लेकिन जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उतने ही बड़े वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर हमारे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन तमाम अभावों के अंतर्गत गुजरा, तमाम सामाजिक विषमताओं में उन्होंने अपना जीवन यापन किया, समाज को उन्होंने नजदीक से देखा। जिस तरह से उन्होंने समाज को नजदीक से देखा, अपना अनुभव किया, और वही वो पाठ बताने जा रहे हैं हमारे लोगों को, भारतीयों को, कि किन विषमताओं से हमको जूझना है और हमारा समाज जो पथ से अलग हो चुका है, पथ से दूर जा चुका है, उसको कैसे हम रास्ते पर ला सकें। तो यही कहानी डॉक्टर अंबेडकर के अपने जीवन की रही
और यही दास्तान रही, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने फन को उजागर किया लोगों के बीच जाकर, वो अपने आप में कहानी बयां करता है। क्योंकि उनका मुंह में जानते ही हम लोग कि उन्होंने कहा था, वी नीड टू गेट एजुकेशन, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षा ही वो हथियार है जिसके बलबूते पर हम सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर शिक्षित नहीं हैं तो तमाम जो अज्ञानता की जड़ें हैं वो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। इसलिए वी नीड टू गेट एजुकेशन फर्स्ट। और मैं यहाँ तथ्य रेखांकित करना चाहूँगा कि जिस विश्वविद्यालय से मैं आता हूँ, डॉक्टर हरीश सिंह गौर, डॉक्टर हरीश सिंह गौर भी वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसी ताल में ताल मिलाते हुए बात की थी, शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम तमाम कुरीतियों पर विजय पा सकते हैं। मानव समाज, मानव सभ्यता जिन भी अज्ञानताओं से गुजर रही है, अगर हमको उसका निजात पाना है तो शिक्षा ही वो हथियार है जिसके बलबूते पर हम सारी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, अंबेडकर जो एक छोटे से जगह मऊ में जन्मे, उन्होंने अपना जो जीवन यापन शुरू किया और जो तमाम जटिलताएं देखी कि समाज में कितनी विषमताएं मौजूद हैं। किसी व्यक्ति को अपना 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 प्रभाव दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ही नीड टू बी एट लिबर्टी फर्स्ट। अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो व्यक्ति तमाम जंजीरों में बंधा हुआ है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भले ही हम पॉलिटिकली फ्री ना हो, बट वी नीड टू बी सोशली फ्री। क्योंकि समाज विषमताओं में जकड़ा हुआ है और जहाँ समाज में परस्पर भेदभाव व्याप्त है, समाज में तमाम प्रेजुडिसेस विद्यमान हैं कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तो जब तक इसको पर आघात नहीं किया जाएगा हमारी किसी प्रकार की फ्रीडम बेईमानी होगी। That is why here differences with Gandhiji on account of this count that it is not the political freedom which needs to be stated here, but it is the social freedom which is more dominant, which should be more fundamental to the society. और समाज के लिए ये आवश्यकता है कि हमको सामाजिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। और इसीलिए सारा उनका फिलॉसफी इसी पर केंद्रित रही। उन्होंने जो भी कार्य किया वो असमानता को दूर करने के लिए किया, rather than to propagate his ideology for political liberty. Although he was a statesman, he was a leader, but on all accounts of his efforts, he was after ameliorating these evils of the society. He want to see to it that all the evils are removed from the society, from the ambit of society. और इसीलिए जब उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, शिक्षा ग्रहण की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यूएसए में, तब उनका वहाँ पर जो ग्रूमिंग हुई, उससे उनकी जो थीसिस थी वो डेवलप होती चली गई। बिकॉज ही वॉज हैविंग दिस आइडिया evolving from French Revolution of 1789, that's liberty, equality and fraternity. अगर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के भाव को हम लेंगे तभी हम समाज को एक व्यवस्था, एक दिशा दे सकते हैं। और समानता तो एक ऐसा पहलू है जिससे कि भारतीय समाज शुरू से ही वंचित रहा है। क्योंकि यदि मैं बात करूं अपने वैदिक काल के इतिहास के बारे में, तो वो दिखाता है कि शुरुआत काल से ही मानव में भेदभाव व्याप्त था, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, because we were following the varna system. As we all know that ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त बताया गया है उसमें कहा गया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, और जिसमें कि तमाम तरीके से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ये क्षत्रिय उपजे। ये बात इतर है कि it was functional in nature, but on account of our traditionalism, conventionalism, we resorted to this practice और हमने उसको अपना लिया और हमने कास्ट सिस्टम के इर्द गिर्द बनते चले गए, जिस कारण से वो कास्ट सिस्टम ने भारत के इन सभ्यता को, इस समाज को काफी पीछे धकेल दिया। तो ये जो तथ्य हुआ,
ये असमानता जो व्याप्त होती चली गई, तो इसके खिलाफ बिगुल फूका अम्बेडकर। क्योंकि अम्बेडकर के पहले हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध वो व्यक्ति थे जो एक इंसान का, जो मानव समाज की प्रतिष्ठा, मानव की प्रतिष्ठा को समझते थे, और इसीलिए गौतम बुद्ध उनके एक स्पिरिचुअल लीडर हो गए। और कबीर और फुले एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने उनके आए जिससे अंबेडकर ने काफी कुछ सीखा। और इन्हीं को आधार बनाकर, आदर्श बनाकर अंबेडकर ने अपनी आगे की लड़ाई जारी रखी, संघर्ष जारी रखा, जिससे कि समाज में ये व्याप्त असमानताओं को दूर कर सके। चाहे वो समानता जातिगत हो, चाहे वो लैंगिक असमानता हो, या समानता किसी और भी विषय के संबंधित हो, वो सारी असमानता के खिलाफ थे। और इसीलिए अंबेडकर प्रासंगिक हैं कि वी नीड टू मेक आ नेशन वाइब्रेंट एंड डायनामिक। वी नीड टू सी दैट दिस इनइक्वालिटी इज नो मोर टू स्टे हियर। क्योंकि यदि असमानता व्याप्त रहेगी तो भारत, अपना जो भारतवर्ष है, वो कहीं ना कहीं बंदिशों में रहेगा और हर व्यक्ति अपना 100% नहीं दे सकता। तो किसी भी प्रकार की असमानता हो, इसके खिलाफ बिगुल फूका अंबेडकर ने। और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर जो उनकी ग्रूमिंग हुई, उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से मिटाने का दृढ़ निश्चय किया था। क्योंकि जो उनके गुरु थे, पॉलिटिकल जो उनके मास्टर थे, ज्योतिराव फुले वो नेतृत्व थे जिन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था। बिकॉज ही वॉज द फेलो हु हैड द क्लियर विजन कि जिस तरह से हमारे वर्ण के समाज में जो हिंदूवादी व्यवस्था है, उसमें जो ब्राह्मणिज्म का डोमिनेशन है, उसको चैलेंज करना होगा। और इसी का नज़दीक से अनुभव अम्बेडकर ने भी किया था। तो इसी तरीके से जो हमारे सोशल फैब्रिक है, इसको चैलेंज के रूप में उन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया। Now he wrote number of literature. He gave he write fascinating articles in the newspaper as well. उनके मूक नायक में, बहिष्कार भारत में, समता में, तमाम अखबारों में उनके लेख छपते थे। उन लेखों के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। Because he wanted to see that we are an inclusive society. हमारे समाज में, हमारे देश में सारे लोग इंक्लूजन होना पड़ेगा, समावेशी समाज होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर समावेशी समाज नहीं होगा तो हम एक रचनात्मक दिशा तय नहीं कर सकते, एक रचनात्मक समाज का निर्माण नहीं कर सकते। और इसीलिए भारत, जहाँ की हम वी आर अ मल्टीलिंगुअल, मल्टी राशियल, मल्टी रीजनल, मल्टी कल्चरल नेशन, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमको इस बात के लिए बहुत ही अधिक जागरूक होना पड़ेगा। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इस तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया कि इस इनइक्वालिटी को दूर करना होगा। असमानता का आलम ये था कि महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को एजुकेशन का उतना लिबर्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि को एजुकेशन सिस्टम की वकालत उस समय नहीं करता था कोई। बल्कि 1923 में इट वाज डॉक्टर हरि सिंह गौर हु एडवोकेटेड फर्स्ट फॉर को एजुकेशन, सह शिक्षा। क्योंकि उनको लगता था कि संभव है कि यदि हम स्त्रियों की शिक्षा कहीं और देंगे, किसी स्कूल में देंगे, और उसी की तुलना में पुरुषों की शिक्षा कहीं और देंगे, तो संभव है कि क्वालिटी एजुकेशन से हमारी महिलाएं वंचित हो जाएंगी। और इसीलिए वी नीड टू एंश्योर कि जो टीचर्स हों वो वेल क्वालिफाइड हो, और वो जो शिक्षा क्वालिटी, गुणवत्ता हमारे पुरुषों को मिल रही है, वही गुणवत्ता महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने भी सह शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे 1920 से 1934 तक, और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना भी की, जिसमें कि when the new constitution was enforced in India by the East India Company under the government of India 1935, जब पहली बार चुनाव हुए, उस चुनाव में 1937 बॉम्बे में जब गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की,
तो उसमें उस विधानसभा में उनके अपने मेंबर्स थे, लगभग 15 मेंबर्स उनके थे, और वहां पर उन्होंने काफी सारे बिल प्रस्तुत किए जिससे समाज को एक बेहतर दिशा दे सके, समाज का निर्धारण कर सके। असमानता के पीछे उनका संघर्ष इतना बदस्तूर जारी रही, इस प्रकार से रहा कि उन्होंने साउथ बोरो कमीशन के सामने महार लोगों की बात रखी, महार जिसकी वो नुमाइंदगी करते थे, जिससे वो आते थे, जो इनजस्टिस उनको मिला था उसके बारे में उन्होंने बात रखी। उन्होंने हंटर कमीशन से बात रखी, एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने तमाम तरह से दलीलों से, अपनी प्रीचिंग से, आर्टिकल से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कन्विंस करने का प्रयास किया कि भारतीय समाज को एक दिशा देने के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस इनइक्वालिटी को दूर करना। और इसीलिए जब बात सामने आई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, जिसमें गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए हुए थे, वो बाद में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड पारित किया, मैकडोनाल्ड अवार्ड से कहा जाता है। तो वो खफा थे, वो चाहते थे कि नहीं, हम ही चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट जिनको कि अभी वंचित रखा गया है, उनको अभी किसी भी अधिकार से वंचित रखा गया है, उनको टेम्पल एंट्री में नहीं मिलती, उनको जो 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 नदी हैं, जो कुएं हैं, वहां से पानी नहीं मिलता उनको। तो इन सब की असमानता के खिलाफ उनका आक्रोश था, और वो चाहते थे जब व्यक्ति लेजिस्लेचर में आएगा then they will feel more empowered। और इसीलिए उनका 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 जो जोर था वो इस बात पर था कि we need to give separate representation। और इसीलिए गांधी जी खफा थे, but ultimately he had to reconcile with गांधी जी and he had to sign the Pune Pact। तो ये आलम दिखाता है, ये जज्बा दिखाता है उनकी असमानता को दूर करने का प्रयास। जैसा मैंने कहा कि when he was the leader of the Labour Party, और इसी के बलबूते पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक पद दिया। He was made the executive of the Viceroy in 1942, और he was handling the portfolio of Labour Party। अब देखिए आपकी लेबर्स के लिए उन्होंने कितना कार्य किया। लेबर्स जो हमारे एक वर्क फोर्स होती हैं, जो तमाम सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको राइट्स दिलाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। फैक्ट्री एक्ट पारित करवाया, ट्रेड यूनियन को पारित करवाया, ट्रेड यूनियन को बनाने का अधिकार दिया, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कभी नहीं चाहता कि ट्रेड यूनियन उनके खिलाफ कुछ बात करे। तो ही एंश्योर्ड कि उनको राइट्स मिल सकें, स्ट्राइक करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार उनको मिल सके, फैक्ट्री एक्ट पारित हो सके, काम के घंटे तय हो सकें, लीव्स मिल सके, रीइंबर्समेंट हो सके, जो काम एक्स्ट्रा करेंगे उसका उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए, पर्क्स मिलना चाहिए, उसके ओवर टाइम का भत्ता मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उनको बेहतर सुख सुविधाएं, सैनिटेशन फैसिलिटीज, मेडिसिनल फैसिलिटीज मिलना चाहिए। ये सारा कार्य लेबर मिनिस्ट्री के तहत उन्होंने कार्य संपादित किया। साथ ही साथ उन्होंने ये निश्चित करवाया कि महिलाएं जिनको अधिकार नहीं हैं उनको भी इक्वालिटी के आधार पर समान कार्य, समान वेतन मिलना चाहिए। उस समय महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलते थे। आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में उनको मातृत्व अधिकार मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सब अंबेडकर की ही देन है कि उन्होंने ये प्रयास किया था कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको तमाम तरह की जिम्मेदारियों का बीड़ा उठाना पड़ता है, इसलिए उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने तमाम तरह से उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स दिलवाए, कैजुअल लीव दिलवाई, ईएल दिलवाई, प्रोविडेंट फंड का उन्होंने कोष स्थापित किया। उन्होंने आरबीआई को सुनिश्चित करने का कार्य किया जिससे कि आरबीआई बेहतर दिशा में कार्य कर सके। उन्होंने जो फाइनेंसेस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, कैसे व्यवहारिक रूप से कार्य कर सके फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी की बात उन्होंने रखी। तो उन्होंने जो ही वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, क्योंकि उनकी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के सिलसिलेवार तरीके से इन आर्थिक समस्याओं के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अगर हम देखें उनका कंट्रीब्यूशन इज वेरी इमेंस, इज बियॉन्ड द वर्ड्स टू एक्सप्लेन।
और इसीलिए उन्होंने अपने इस काल में, जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मैं वो सारे बिल्स ले आऊं जिससे कि समाज के अंदर व्याप्त असमानताओं को मैं दूर कर सकूं। यही उनका सबसे प्रमुख कार्य रहा है और थ्रस्ट रहा है जिस पर उन्होंने कार्य किया। और आप जानते ही हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही वाज मेड द लॉ मिनिस्टर एज वेल। डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस विथ नेहरू एंड पटेल, उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए बात करी। हिंदू कोड बिल जो कि बात करता है महिलाओं की फ्रीडम के लिए, महिलाओं के कानूनी अधिकार के लिए, महिलाओं की पैतृक संपत्ति में अधिकार के लिए, उनको विवाह के अधिकार के लिए, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस उन्होंने ये बात रखी। और जब बात नहीं सुनी गई, इसको लीगलाइज नहीं किया गया पार्लियामेंट, ऑल्दो ओनली 6 members were there who supported अम्बेडकर, क्योंकि जिस तरह से वो चाहते थे कि असमानताएं दूर होनी चाहिए और इस बारे में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, इसीलिए on that count he had to resign, but he was till his death he was all out for ameliorating, for removing this inequality in the society। और यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनका सारा जीवन असमानताओं को दूर करने में ही लगा रहा, rather than attaining the political rights। इसलिए उनका थ्रस्ट था, जोर था कि मैं सामाजिक बुराइयों को दूर करूं, rather than मैं पॉलिटिकल लिबर्टी लेने के पहले मैं चाहूंगा कि समाज के अंदर सोशल लिबर्टी आए, जिससे हर शख्स, हर व्यक्ति अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सके। इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे श्रमिक वर्ग के लिए, हमारे मार्जिनल लैंड ओनर्स के लिए बहुत अधिक कार्य किया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो लैंड होल्डर था बहुत कम था, हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत कम थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो भूमि का वितरण होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए, जस्टिफाइबल ग्राउंड पर होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, जहाँ कोई वंचित शोषित ना रहे। इसीलिए उन्होंने तमाम तरीके से, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे सोसाइटी में कोई अधिकार हो, एजुकेशन हो, हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं जिसमें कि रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, तमाम तरह से उन्होंने ये इंश्योर करने का प्रयास किया कि भारत के हर शख्स को, हर सिटीजन को उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। और इसी के लिए उनका सारा जीवन सामाजिक बुराइयों के लिए, सामाजिक असमानताओं को दूर करने में लगा रहा। और 1956 में आप जानते ही हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो उन्होंने देखा कि मैं हिंदू धर्म में ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, then he gave up this religion and he was on the path of Buddhism on 14th of October 1956। और आप जानते हैं कि दिसंबर में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनका सारा जीवन इसी में लगा रहा। एक बार उन्होंने प्रयास किया था 1934 में कि आई वांट टू गिव वे टू सिखिज्म आल्सो, बट एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो जो फैसिलिटीज दी जाएंगी दलितों को वो आपसे विड्रॉ कर ली जाएंगी। तो इसलिए अपने लोगों को ये फैसिलिटी मिलती रहे, उन्होंने उस समय अपना ये जो विचार था वो त्याग दिया था। लेकिन 1956 में when India became free, तब कोई हड़ल ऐसी नहीं थी। Then he decided to embrace Buddhism। तो मैं बस यही बात रखना चाहता हूं कि उनका सारा जीवन असमानताओं के लिए, असमानताओं के संघर्ष से उनका लगा रहा। और आज यही बात है, यदि असमानता से हम पार पाते हैं तो डेफिनेटली इंडिया कुड सर्ज अहेड एंड बिकम अ वाइब्रेंट एंड डायनामिक नेशन इन द टाइम्स टू कम, एंड व्हिच कुड बी वेरी कॉम्पिटिटिव टू इंडस्ट्रियल कंट्री। क्योंकि हम कहते हैं हम वी आर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ, हम कंपीट कर रहे हैं चाइना से और यूएस से, बट इनइक्वालिटी इज स्टिल देयर इन आवर विलेजेस। हमारे यहाँ कई असमानताएं हैं, बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो असमानताएं दूर करनी होगी। तो उस लिहाज से अंबेडकर साहब हमको सीख देते हैं, हमको इंस्पिरेशन देते हैं, जिससे हम उनको सीख को लेते हुए अपनी इस बात को आगे कर सकें और समाज को बेहतर और स्वस्थ आयाम दे सकें। So with these words, I just say goodbye to all of you। और मैं पुनः धन्यवाद अदा करता हूं आयोजकों का कि उन्होंने सुंदर विषय पर ये वेबिनार आयोजित किया और निरंतर इस पर हमको प्रेरित करने का कार्य किया, अंबेडकर साहब के विचारों से रूबरू होने कार्य किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ओवर टू यू देवेंद्र जी। सर थैंक यू वेरी मच सर कि आपने, डॉक्टर साहब ने जो महिलाओं के हित में काम किया, ट्रेड यूनियनों के हित में काम किया, ऐसे अनेक पहलुओं को छुआ, और निश्चित रूप से भारत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है और हम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विश्व में स्थापित तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसी चीज है जिसे हमें दूर करना है, जो डॉक्टर साहब ने हमें पूर्व में बताया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपने रखा, और मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को इससे बहुत अच्छा ज्ञान, और डॉक्टर साहब ने जो कुछ मार्ग छोड़ा हुआ है उसको हम सबको पूरा करना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ संस्था आपको धन्यवाद देती है कि आपने हमें समय दिया, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, उज्जवल भविष्य की कामना करती है, और ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम में आए और हम सबको संबोधित करें, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता और मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे सर, आप प्रोफेसर हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ अरसास के। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार के विषय में हम सबको संबोधित करें। प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे सर। धन्यवाद डॉक्टर विश्वकर्मा जी, देवेंद्र विश्वकर्मा जी। और मैं हमारे जो पूर्व वक्ता हैं डॉक्टर संजय मरोड़िया जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है बड़ा विस्तार से प्रकाश डाला जो है अंबेडकर जी की पूरी जो जीवनी है, उनका जो योगदान है। और इसलिए मेरे कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, पर फिर भी मैं कुछ बातें ज़रूर संक्षेप में रखूँगा। और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो संस्था इतनी अच्छे तरीके से काम कर रही है विश्वकर्मा जी की, कि आज आज संडे है और संडे में भी हमारे साथ इतने प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लगभग 150 लोगों के लगभग आज संडे अभी जुड़ रहे हैं। तो ये संस्था की भी जो है, ये जो गतिशील संस्था है किस तरीके से काम कर रही है, इसकी उपलब्धि को अपने आप में ये बताता है। और दूसरा ये भी बताता है कि इन्होंने जो विषय का चयन किया है, उस विषय कितना अभी भी कितना समीचीन है, कितना ये प्रभावशाली ये विषय है आज भी। क्योंकि ये जो विषय इन्होंने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो है अंबेडकर जी के विचार, अंबेडकर जी के बारे में बोलने के लिए हम लोग बहुत ही समझिए कि छोटे हैं। उनकी जो काम है, उन्होंने जो अपने जीवन में जो काम किया है, उसको हम वर्णन करने के लिए भी बहुत, मैं अपने आप को छोटा मानता हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े महापुरुष थे, और पूरी दुनिया को और पूरे जो है समाज को, और जो बहुत सारे लोगों ने जो प्रभावित किया है, और उसमें जो अंबेडकर जी का भी एक नाम है, और इसीलिए महानतम लोगों की सूची में उनका नाम है। इसलिए उनके बारे में कुछ कहना और आज के वैश्विक परिदृश्य के बारे में उनके क्या विचार होते, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये और भी एक गंभीर मुद्दा हो जाता है। तो बाकी तो हम लोग सारी चीज़ें जानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ, उनका जो संघर्ष था, उनका जो एजुकेशन है, वो पहले दलित छात्र के रूप में स्कूल में आए थे, फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से लेके कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने सब काम किया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। पर यदि हमारा जो आज का विषय है कि जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य है, तो वैश्विक परिदृश्य को यदि हम देखें तो जो चुनौतियां हैं, जिस तरीके से समाजवाद के 90 में समाजवाद में थोड़ी जो गिरावट आई, उसके बाद जो जिस तरह से पूरी दुनिया में पूंजीवाद का उदय हुआ है, और सभी जगह जिस प्रकार से हमारे देश में भी जो नीतियां हम लोगों ने 91 से जो हमारे देश में लागू की, तो ये जो एक जिसे हम कहें जो गहन पूंजीवाद की जो प्रक्रिया पूरी दुनिया में चल रही है, इसके बारे में अम्बेडकर क्या कहते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि वो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े शोधार्थी थे, बहुत सारा उन्होंने काम किया, और उनके बारे में इकोनॉमिक्स की जो उन्होंने काम किया है, हमारे पूर्व वक्ता हैं संजय जी ने बताया उनका। और ये सारी चीज़ें हम उनके कानून में जो योगदान है, संविधान
के लिए जो हमारे देश के योगदान है, तो ये हम जानते हैं। पर वो कहते थे कि जो हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए जो दो दो बड़े खतरे वो बताते थे कि क्या दो बड़े खतरे, बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि दो जो बड़े खतरे हैं, वो कहते थे एक तो पूंजीवाद है, वो कहते थे एक पूंजीवाद है जो सबसे बड़ा खतरा है, दूसरा वो जातिवाद को बड़ा खतरा मानते थे। तो पूंजीवाद को खतरा इसलिए कहते थे कि जिस जिस प्रकार से, और ये बहुत बहुत ही जो है एक समसामयिक बात हो जाती है कि जिस तरीके से समाजवाद के जो है खात्मे के बाद से दुनिया में पूंजीवाद का उदय हुआ है, और जो औपनिवेशिक जो ताकतें हैं, जो पहले जो हम भी एक उपनिवेश में रहे हैं, और उपनिवेश की एक एक खास जो स्ट्रक्चर होता है कि जो शोषित जो राष्ट्र होता है उसका किस प्रकार से वहाँ से उसका शोषण होता है उस राष्ट्र का। तो ये पूरा जो जो ये शोषण की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो थ्योरी थी, और अभी जो पूंजीवाद जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कि वो जो ताकतें हैं उतनी ही तीव्रता से वो अभी भी काम कर रही हैं। तो क्योंकि आप यदि देखेंगे, अभी भी देखेंगे पूरी, और इन दो चीजों को उन्होंने बहुत बड़ा, दूसरी बात तो जो उन्होंने जातिवाद के संबंध में कही थी, वो तो खासकर हमारे भारत के संबंध में, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके संबंध में कही थी। तो ये दोनों बातें आप देते हैं, एक सामाजिक स्तर पर, और एक जो है आप देखें तो आर्थिक स्तर पर जो दो बड़ी बातें थी, जो बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये मैं कह रहा था कि पूंजीवाद क्यों इतनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन दोनों के कारण, जो बात हमारे पिछले वक्त तक कह रहे थे कि जो जो समता मूलक समाज की स्थापना करनी है देश में, उस समता मूलक समाज की स्थापना में जो पूरे अम्बेडकर जी ने जिसपे अपना पूरा जीवन दिया, उसमें ये दो बड़ी चुनौतियां थी, और इसीलिए इन्होंने ये दो खतरे बहुत स्पष्ट रेखांकित किए थे कि पूंजीवाद और आपके जो है जाति व्यवस्था जो है। तो ये और देखते हैं कि ये चुनौतियां अभी भी वैसी बनी हुई हैं, जो बात 1947 में कही गई, जिनके लिए वो समता मूलक समाज के लिए पूरे जीवन भर वो काम करते रहे, चाहे दलितों के लिए है, महिलाओं के लिए है, मजदूरों के लिए है। उन्होंने, आप जानते हैं, मजदूरों के जो काम के घंटे थे वो 14 घंटे के काम के घंटे उन्होंने 8 घंटे किए थे। तो तो ये जो आर्थिक स्तर पर है और सामाजिक स्तर पर जो असमानता है, यही दो बड़े बड़े खतरे मानते थे, और ये अभी भी देखिए किसी न किसी रूप में हमारे रूप में उपस्थित है। जरूर हम ये कहते हैं कि हमारा देश ने बहुत तरक्की करी है, और इसमें कोई दो मत नहीं है, हमने बहुत तरक्की करी है, आर्थिक रूप से भी तरक्की की है, और सामाजिक रूप से भी जो बंधन जो रहे हैं वो जरूर थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं, थोड़ा उसमें थोड़े से वो थोड़े कमजोर हुए हैं, पर एकदम वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, और कहीं कहीं पर तो आपको वो उसी रूप में नजर आने लगेंगे। तो आर्थिक रूप में और फिर दोनों सामाजिक रूप में 2-3 एग्जाम्पल के साथ, मैं उदाहरण के साथ अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। तो आप देखते हैं कि जब उन्होंने बताया कि पूंजीवाद खतरा है किसी भी लोकतंत्र के लिए, और जब हम 1947 में तो जब आज़ाद हो गए तो हमने माना कि ठीक है, लोकतंत्र के रास्ते पे तो हमको आगे बढ़ना ही है, हम लोकतंत्र के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, पर जो है हम जो है किस तरीके से हमें लोकतंत्र के रास्ते में आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या हमारा जो संविधान का जो निर्माण हुआ और उसमें किस प्रकार से हमें समता मूलक समाज का निर्माण करना है। और दूसरी जो आजकल जो बड़ी चुनौती है, जो एक हमारे यहाँ जो प्रत्येक जो नागरिक में जो राष्ट्रीयता की जो बात होनी चाहिए, उसके बारे में उनके क्या विचार थे, क्योंकि वो भारत को भी एक अखंड भारत की कल्पना करते थे। तो ये 2-3 बातों पे मैं अपनी छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक जो बात जिसको वो पूंजीवाद को जो खतरा मानते थे, और आज उसका जो अब स्वरूप देखते हैं, तो 90s के बाद ये जो खाई है, ये जो अंतर है, वो और हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक चिंता की बात है बहुत, जिसपे हमको ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम ये जो आर्थिक असमानता की जो खाई है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और तमाम दुनिया की, पूरी दुनिया की इस पे
रिपोर्ट आती रहती हैं। और ये जो हुआ है, ये जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बना है जिसको आप वैश्वीकरण कहते हैं, तो इस वैश्वीकरण में तो ज़्यादा बातें जो हो रही हैं, वो बातें हो रही हैं कि सिर्फ फ्री ट्रेड है या देशों के बीच में मुक्त रूप से आना जाना होना चाहिए, फ्री ट्रेड हो पूरी दुनिया के बीच में। और यहाँ कहीं पर भी अभी अभी तक की जो स्थिति है, अभी जब हम यानी जो वैश्वीकरण में पूरी दुनिया जो एक हो रही है, दुनिया के लोग एक हो रहे हैं, राष्ट्र एक हो रहे हैं, इसमें तमाम बातें सिर्फ फ्री होने की है, फ्री ट्रेड की बात हो रही है, फ्री फाइनेंशियल फ्लोज की बात हो रही है। और खासकर इसका जो कंसेप्ट यूरोप में आप देखेंगे तो वहाँ फ्री जो है लेबर भी फ्लो होता है, पूरे जो यूरोप की 25 कंट्रीज हैं वहाँ पर। परंतु यहाँ कहीं कहीं भी जो है फेयर जो है ट्रेड की या फेयर जो है जो संबंध है, यानी जिसे साफ सुथरे संबंध हो जिसमें शोषण ना हो, इसकी बात नहीं है। तो फ्री ट्रेड से पूरी दुनिया में आप जान रहे हैं कि वो अमीर जो राष्ट्र हैं वो गरीब राष्ट्रों से शोषण कर रहे हैं। वही स्थिति फ्री ट्रेड में आपको देश में भी थोड़ी देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कोरोना में जो मजदूरों का जो पलायन हुआ, शायद उसी बात को अंबेडकर कह रहे थे। और हम जरूर जो है आर्थिक रूप से चौथे पांचवें स्थान पे दुनिया पे हैं या तीसरे स्थान पे दुनिया के हैं, परंतु यदि आप देखें कि हमारे अभी देश का जिन मजदूरों के लिए बात कर रहे थे, जिन शोषित वर्ग की बात अंबेडकर ने कही थी, तो हमारी पूरी वर्क फोर्स 90% वर्क फोर्स हमारी पूरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगी हुई है। 90% हमारे जो श्रमिक हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए हैं। तो ये एक जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा, किसी प्रकार की वेतन की सुरक्षा, किसी प्रकार के काम की सुरक्षा, किसी प्रकार के रोजगार की सुरक्षा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए अंबेडकर भी जो है जरूर बड़े उद्योगों को वो भी चाहते थे, पर जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे उनका भी बहुत ज़्यादा भरोसा था कि हमें उनकी जो है स्थिति को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और ये तमाम चीज़ें बताती हैं, तमाम रिपोर्ट बताती हैं दुनिया की अभी किस प्रकार से कि भाई हमारे जो 1% लोग हैं, जो उच्च 1% लोग हैं, जो रिचेस्ट 1% लोग हैं, उनके पास जो संपत्ति है, उनके पास जो हर साल जो इनकम जनरेट होती है, उनके पास जो पूंजी है और उनके पास जो संपत्ति है, वो उतनी है जो दूसरी तरफ देश के भी और दुनिया के भी पूरे जो यदि आप रिपोर्ट यदि देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि दुनिया के 50% लोगों की संपत्ति एक तरफ है और दुनिया के जो गरीब 50% लोग हैं उनकी जितनी संपत्ति है, उनकी जितनी आय है, वो उससे ज्यादा इनकम और आय जो है रिचेस्ट 1% लोगों की है। ऐसी तमाम जो है रिपोर्ट दुनिया की है। ऐसे देखिए वो तो कानून का उन्होंने तो संविधान का निर्माण किया और वो चाहते थे कि कानून के माध्यम से भी जो है समता मूलक समाज आए और लोगों को समान कानून अधिकार मिले। पर आप देखें कि आज का वैश्विक परिदृश्य में कानूनी रूप से जो धनी हैं, जो संपन्न हैं, उन लोगों के पक्ष में कानून बने हुए हैं। बहुत सारे आप देखते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, आप जानते हैं, जहां से आप कहां से पैसा ला रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कानूनी रूप से आपने जो धनी हैं लोग हैं उनको संरक्षण दिया। ये कानून बना है तमाम, ये तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आज ये कानून बने हुए हैं और आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। और अंबेडकर अपने आप पे जो है कानून के इतने बड़े ज्ञाता थे और वो स्वयं कहते थे कि जो है ये समानता होनी चाहिए और पूंजीवाद इतना बड़ा खतरा है। तो उनकी जो आशंका थी वो बहुत सही थी। लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र की हम स्थापना किए हैं, संविधान के माध्यम से किए हैं, अभी तो इस बाकी दलितों के शोषण की सारी और दूसरी बातें तो हमारे वक्ता ने कही, पर मैं इन बातों को रेखांकित करना चाहता हूँ। तो वास्तविक रूप से आप देखें किस प्रकार से चुनाव में धन का प्रयोग होता है,
क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? और जिसको दो बड़े खतरे वो मानते थे अंबेडकर, कि जो पूंजीवाद और जो है आपका जाति व्यवस्था, ये जो बड़े खतरे हैं, और यदि इनको पूरे देश में यदि आप देख पाए कि इनका किस प्रकार से प्रयोग होता है चुनावों को लेकर, तो शायद उनकी आशंका आज भी आपको सही नजर आएगी, सही लगेगी। तो ये एक उनका बहुत महत्वपूर्ण विचार था। अंबेडकर तो एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनके बारे में कहा जाता था, कई डॉक्यूमेंट्रीज यदि उनकी देखेंगे तो उनके बारे में कहा गया कि शायद उस समय के, अपने समय के 1947 के समय में वो हमारे यहाँ देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जितनी डिग्री, जितना अध्ययन उनका था, उनके पास था, उस समय देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। ये उनके बारे में कहा जाता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जो व्यक्तिगत जो लाइब्रेरी थी, वो शायद इतनी बड़ी जो लाइब्रेरी और उनकी किताब का जो कलेक्शन था, इतना बड़ा उस समय किसी के पास नहीं था। लगभग उनके व्यक्तिगत लाइब्रेरी के कलेक्शन में 35,000 किताबें थी। इतनी बड़ी, उस समय सबसे बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी। और उनकी दूसरी भी बहुत सारी खासियत, ये उनको बड़ा बागवानी का बड़ा शौक था। वो कहा जाता था कि दिल्ली में उस समय जो अंबेडकर का जो गार्डन था, उनके घर में जो गार्डन था, वैसा शायद दिल्ली में और कोई गार्डन नहीं था। तो एस्थेटिक सेंस भी उनका बहुत बहुत था, सुंदरता को लेकर। और हमेशा इतना वो पढ़ते थे कि जब कभी जाते थे, किताबें पढ़ने का इतना शौक था। हर कोई, हम उनकी जीवनी जानते हैं कि पूरा रात जो है लगभग 3-4 बजे तक वो हमेशा पढ़ते रहते थे। जब कहीं जाते थे जरूर वो किताबें खरीद के लाना, तमाम ये आप चीजें तो हम सब ये जानते हैं। और इसको उन्होंने तमाम इतना अध्ययन करने के बाद ये बात बताई कि ये दो बड़े खतरे और वो दो बड़े खतरे आज भी बने हुए, कि जिस प्रकार से जाति जो व्यवस्था है और जिस प्रकार से पूंजीवाद है, जो उन्होंने कहा था, वो आज भी उतना ही सत्य है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यही, आप क्योंकि जो बाकी तमाम उनकी जो उनके बारे में जो जानकारियां थी वो पुराने वक्ता ने दी हैं, और उनको मैं बहुत ज्यादा फिर से उसका रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि ये इन दो चीजों को हमें बहुत इनके लिए इस प्रकार से हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 70 साल से अधिक साल हो गए हमारे देश में, और आज भी वो खतरे वैसे ही बने हुए हैं, बल्कि वो तो जो है मुझे लगता है कि ज्यादा जो है और शक्तिशाली हो गए हैं। और ये जो खाई है, जो अंतर है, जो शोषित और शोषण के बीच में है, वो है, हम जरूर ये बात कहते हैं कि विकसित देश जो है पिछड़े देशों का शोषण कर रहे हैं, पर अब हमारे देश धन्यवाद सर। सर आवाज नहीं आ पा रही आपकी, प्लीज चेक माइक सर। ओके, हाँ, आवाज थोड़ी यहाँ से शायद वो हिल गया था तो बंद हो गई थी। तो मैं इन्हीं दो बड़े खतरों की ओर, क्योंकि ये दोनों खतरे वैश्विक परिदृश्य में और खासकर हमारे देश के संबंध में उतने ही लागू होते हैं कि जो बात 1947 में कही गई थी, 2021 में भी वो बात उतनी ही प्रभावशील है, उतनी ही असरदार है, उतना ही बड़ा खतरा है, उतनी ही बड़ी चिंता है। तो इसे जरूर हमें किसी तरीके से इसको हम इसे कैसे दूर करेंगे, ये चुनौती हमारे सामने आज भी बनी हुई है। तो इन शब्दों के साथ मैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे विश्वकर्मा जी, और आप सभी जो सुधी जो श्रोतागण हैं, हमारे विद्वत जन हैं, सबको मैं बहुत अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पूंजीवाद खतरा है लोकतंत्र के लिए, ऐसा विषय आपने प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब एक अखंड भारत की कल्पना करते थे, और ये जो अंतर था, इस अंतर को कम करना चाहते थे। जैसा आपने अनेक उनके आर्थिक चिंतन के बारे में बताया, और आज भी वो कहीं ना कहीं हम सबके सामने चुनौती बनकर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमें समय दिया, और ऐसे ही मार्गदर्शन आपका हम सबको प्राप्त होता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
हम सबके मार्गदर्शक इस संगोष्ठी में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले वैसे डॉक्टर के लक्ष्मण जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी हमारे बीच में हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा के हैं और पूरे देश के अंदर प्रवास करके ओबीसी समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए चिंतन करते, मनन करते, एक अच्छे प्रवक्ता के नाते कार्य करते हैं। मुझे के लक्ष्मण जी सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर के लक्ष्मण जी, मैं प्रवास में हूँ, मैं जी बोल सकता हूँ शायद। जी तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपसे शायद मैं दिख नहीं पाऊंगा, मगर ऑडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें जो बोलने का है मैं प्रयास जरूर करूंगा। थोड़ा मैं प्रवास में हूँ, ठीक है? बोल सकते कुछ? जी बिल्कुल, जी भाई साहब जी। भाई जो 5-10 मिनट के अंदर मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं आपके सामने रखना प्रयास करूंगा। जी, बड़ी खुशी की बात है, आज एक अच्छी जो टॉपिक जो चुनित किया गया है उसके बारे में मुझे बोलने का थोड़ा बहुत समय जो मिला मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक नवजागरण के लिए अग्रदूत थे। उनका संपूर्ण जीवन सदियों से शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित महिलाओं के मानवता के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए समर्पित था। दलित एवं महिलाओं को अधिकार को सुनिश्चित करने के वो आजीवन संघर्ष किया था। स्वतंत्रता के पश्चात भी डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ा वर्गों के लिए संवैधानिक आधार, प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक नियोजन को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। जैसे संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान था, उद्योग में भी हो, विद्या संस्था में भी, राजनीति में भी। मगर स्वतंत्रता के बाद उनका आग्रह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में तुरंत एक कमीशन बिठाकर वो कमीशन के सिफारिश आधार पर पिछड़ा वर्ग के हित के लिए भी वो सिफारिश अमल करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्देशित किया था। मगर नेहरू जी ने उनको इनकार किया, तो बाद में अम्बेडकर जी इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू जी दबाव में आकर काका कलेकर कमीशन को बिठाया 1950 में। 1953 में उनका सिफारिश जो कमेटी का निवेदन था, पार्लियामेंट में चर्चा तक न करते हुए लगभग 17 साल प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, मगर कभी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए हो, उनका अभ्युन्नति के लिए हो, उनके कल्याण के लिए जो काका कलेकर कमीशन का सिफारिश था वो अमल नहीं किया, कम से कम चर्चा भी नहीं किया, वो पूरा टुकरा दिया। बाद में गैर कांग्रेसी जमाने में ही जो वीपी सिंह का जमाने में मंडल कमीशन का सिफारिश था, तभी से पिछड़ा वर्ग के लिए भी वो आरक्षण का जो भी 70% जो सरकार की कर्मचारी में हो और हमारे विद्या संस्था में आरक्षण का प्रावधान था, और गैर कांग्रेस के सरकार भी। इस तरह अंबेडकर जी का इच्छा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान बराबर दर्जा पिछड़ा वर्ग के लिए मिलने के लिए। मगर वीपी सिंह के सरकार में जब मंडल कमीशन का सिफारिश हुआ, 2 ही कमीशन बिठाया गया पिछड़ा वर्ग के हित के लिए, एक काका कलेकर कमीशन, दूसरा मंडल कमीशन। जब से लेकर अब तक आरक्षण तो जारी है, मगर वो जो पिछड़ा वर्ग आयोग का भी संवैधानिक दर्जा लगभग 23 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी सरकार में आने के बाद ही उनका एक संवैधानिक दर्जा मिला, नहीं तो एक दंतहीन ही एक आयोग था। इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार भी अगर हम सोचे तो
हिंदू धर्म में घोर असमानता तथा भेदभाव जो था, अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का भी दहन किया था। उनका मानना था कि अंबेडकर के साथ बचपन में जो छुआछूत का घटना हुआ, उनके जीवन पर गहरा प्रभाव जो पड़ा, उन्हें ऐसे मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ा। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के बिना आर्थिक समानता का कल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक सामाजिक समानता नहीं मिलती है, तब आर्थिक समानता का उसका कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए जो भी अर्चना थे, ये भारत में समाज सुधारों के लंबा इतिहास जो रहा था, राजा राममोहन राय, संत कबीर तथा ज्योतिबा फुले, इसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास के तथाकथित स्वर्ण युग के छुआछूत के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अथक प्रयासों की ब्रिटिश सरकार ने सन 1928 में दलित वर्गों या तथा आदिम जातियों की शिकायतों की जांच करने के लिए बंबई में एक कमेटी नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के लिए गोलमेज सम्मेलन में अपना पक्ष रखा था। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों, जो भी महिलाओं, वंचितों, संवैधानिक प्रावधान किया। लगभग 75 साल आज़ादी के बाद आज भी जो भी सामाजिक असमानता हो, आर्थिक असमानता हो, लगभग 60 साल कांग्रेस का हुकूमत था, मगर अंबेडकर का भी इच्छा था कि 10 साल के आरक्षण के बाद एक समाज ये भारत के अंदर निर्माण होना था, मगर नहीं हुआ। पर आज अंबेडकर जी का सामाजिक विचार के अलावा भी किस तरह वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने आर्थिक का विचार भी किया गया था। अर्थशास्त्र के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को बहुत कम विद्वानों को ध्यान गया था, क्योंकि लोग उन्हें संवैधानिक निर्माता मानते थे, दलितों के उद्धारकर्ता के रूप में जानते थे। उनका मान्यता कि औद्योगिकरण और शहरीकरण की स्थापना से इन समाजों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में मूलभूत बदलाव किया जा सकता है। इसलिए वो ज्यादा करके शिक्षा के माध्यम पर और स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा वो ध्यान दिया था। और उसके अलावा भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया, ताकि उनके अनुसार औद्योगिकरण और कृषि के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से सुधार हो सकता है। जैसा अर्बन एंड रूरल का जो डिवाइड है, तब तक कृषि के ऊपर ध्यान नहीं देते, तब तक ये गैप ये बढ़ते जाएगा रिच एंड पुअर के बीच में, अर्बन एंड रूरल के बीच में। ये अंबेडकर जी ने द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ऐसे जैसे किताब जो लिखा था, बड़े बड़े अर्थशास्त्रों को भी पता चला कि अंबेडकर जी भी एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्रवेत्ता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण पुस्तक एंशिएंट इंडियन कॉमर्स का भी लोगों को उसके बाद जानकारी मिला था कि डॉक्टर अंबेडकर ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत कामगारों के श्रम के 12 घंटों के 8 घंटों में भी परिवर्तन किया उन्होंने। इस तरह कई मूल मुद्दों को लेकर समाज के अंदर जो भी असमानता, पिछड़ा हो, दलित हो, महिलाओं के दृष्टिकोण में हमारे जो भी पालक थे, इसीलिए अंबेडकर जी का विचार आज नव भारत के निर्माण के अंदर भी जो विचारधारा अंबेडकर जी ने हमको जो सौंपा था, आज पूरा देश जागरूक हो गया है। आज 75 साल के अंदर आज हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको बलबूत देने के लिए किस तरह मोदी जी भी सरकार प्रयास कर रही है,
हम सबको ये 75 साल आज़ादी अमृत वर्ष स्तर पर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। बहुत सारे बदलाव आए, अमेंडमेंट्स आए, फिर भी आज 75 साल के अंदर जो भी आज गरीबी जो आज देश के अंदर है, आज भी छुआछूत जो देश के अंदर है, आज भी जो डिस्पैरिटीज जो है, उनको हम एक संकल्प लेकर आगे चलना हमारा कर्तव्य है। अम्बेडकर जी का विचार को और ये विचारधारा को हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भर में भी एक पंचतंत्र के नाम पे, जहां अम्बेडकर जी ने जहां पढ़ा है, जहां लंदन में गया, इस तरह उनका एक बहुत बढ़िया एक कन्वेंशन सेंटर और बहुत सारे काम किया गया। हम विचारधारा को आगे ले जाएंगे इसी माध्यम से। आप जैसे लोग किस तरह आगे आके उनके विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, हम भी आपको एक आभार प्रकट करते हैं और हम अभिनंदन भी करते हैं। आने वाले दिनों में आज के नौजवान को अम्बेडकर की विचारधारा को समाज के अंदर ले जाने का फर्ज हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देवेश जी, जो भी मुझे दिया बोलने के लिए। धन्यवाद माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से आज हम ये कॉन्फ्रेंस कर पाए। रिसर्च एंड पॉलिसी विंग भाजपा और ओबीसी मोर्चा का आज के इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग था और हमारा उद्देश्य है कि समाज में चिंतन और मंथन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और जो हमारे माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने हम सबको आशीष वचन दिया, उनके मार्गदर्शन में हम सब युवा प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से काम करेंगे और ऐसा ही उनको मार्गदर्शन मिलेगा। और हमारा जो ओबीसी मोर्चा है, रिसर्च एंड पॉलिसी विंग, ऐसे ही कार्यक्रम के बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम जागरूकता लाने का काम करेंगे और बुद्धिजीवियों को संगठित करके कैसे हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकें, कैसे हम सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। और हमारे जो महापुरुष हैं उनका विषय हम सबके बीच में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो वरिष्ठ है, जो हमारे महापुरुष हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, आज की युवा पीढ़ी को उनकी आवश्यकता बहुत है। क्योंकि वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ मीडिया का दुष्प्रभाव, आईटी का दुष्प्रभाव हमारे सामने है और ऐसे में अगर हम अपने चिंतक विचारक को याद करेंगे तो उनके मार्ग पर चलकर ही हम भारत को शक्तिशाली आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और हम सब एक हैं, अखंड भारत की कल्पना करते हुए विश्व के मंच पे पुनः स्थापित होंगे। इसी आशा और के विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हुए हम आभार प्रकट करते हैं कि अपने व्यस्त समय में प्रवासी कार्यक्रम के बीच में डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने हमारे बीच में आए, हम सबको संबोधित किया, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। और जो भाजपा ओबीसी सेल का रिसर्च एवं पॉलिसी विंग है, हम सब ऐसे ही कार्यक्रम करके ऐसे ही विषयों को लेकर अपने युवा पीढ़ी को जागृत करेंगे, समाज में एक अच्छा भाव पैदा करेंगे, जिससे समाज में जो कुरीतियां, उस कुरीति को हम खत्म कर सकें। हमारे बीच में डॉक्टर संजय सर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से, उन्होंने बहुत ही सुंदर विषय डॉक्टर साहब के जीवन, उनके आर्थिक चिंतन, उनके शिक्षा आदि विषय हम सब के बीच में रखा। बहुत ही सुंदर विषय था। प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्म ने डॉक्टर साहब के आर्थिक चिंतन की बात की और जो समाज में दूरियां हैं, उस दूरियां को कम कैसे किया जाए। चाहे वो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ट्रेड यूनियन बनाया, महिलाओं की चिंता की, कैसे महिलाओं का विकास होगा। ऐसे ही अनेक विषय आज की इस संगोष्ठी में आए। निश्चित रूप से बहुत ही सफल आयोजन हमारा था। हमारी संगोष्ठी के आयोजक युवा आर्थिक परिषद, बीजेपी रिसर्च एंड पॉलिसी ओबीसी मोर्चा, और पुनः एक बार मैं आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर के लक्ष्मण जी का कि आपने हमें समय दिया। बहुत ही कीमती समय है आपका, पूरे देश में प्रवास चल रहा है, समाज को संगठित करने का, हमारी सरकार की पॉलिसीज को जन जन तक पहुंचाने का, और जो सरकार वर्तमान काम कर रही है ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, निश्चित रूप से उसमें शिक्षा को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अनेक बिंदु ऐसे आए हैं, उनके रोजगार को लेकर अनेक ऐसे आयोजन और कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर के लक्ष्मण दिन रात लगे हुए हैं।
मुझे उनका पुनः एक बार उनका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में सभी समस्त बुद्धिजीवी वर्ग का, हमारे शोध छात्रों का, स्कॉलर्स का और जो भी संगठन के विभिन्न पदों के दायित्व के कार्यकर्ता और अधिकारी इसमें उपस्थित है, उन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आभार करते हुए आज की यह संगोष्ठी हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।